यह घटना पिछले साल के अक्टूबर महीने की है। मैं उस वक्त मुंबई में जॉब करता था और दिवाली की छुट्टी में मैं अपने गांव आया हुआ था। और जैसे मैं आया था वैसे ही मेरे 3 जिगरी दोस्त विशाल, पंकज और संजय भी अपने जॉब से वक्त निकालकर गांव आए हुए थे। मैं और मेरे दोस्त गांव में लगभग साल भर बाद आए थे। बचपन में हमने उसी गांव में काफ़ी मस्ती की थी, लेकिन जब से पैसे कमाने की ओर लगी तब से गांव भी पीछे छूट गया और दोस्त भी। लेकिन इस बार हम दोस्तों ने तय किया कि साथ मिलकर फिर से बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। हमें कुछ हफ्ते भर की छुट्टी मिली थी, लेकिन उस हफ्ते भर की छुट्टी में हम इस तरह से एंजॉय करने वाले थे जिसे हम बचपन में करते थे। मैं रविवार की सुबह ही गांव पहुंच गया था। विशाल और पंकज मुझसे 2 दिन पहले गांव आए हुए थे और संजय बुधवार को आने वाला था। पंकज और विशाल पुणे और नासिक में जॉब करते थे, तो संजय बेंगलोर के एक आईटी कंपनी में था। हम चारों जिगरी दोस्त थे, लेकिन हमारी काफ़ी कम फ़ोन पर बात होती थी, इसलिए एक दूसरे से मिलने के लिए हम काफ़ी उत्साहित थे। जब मैं गांव पहुंचा तो अपने दोस्तों से मिलकर काफ़ी खुश हुआ। काफ़ी बातें हुई, एक दूसरे का हालचाल जाना और गांव भी घुमाए। हम चारों दोस्त बचपन में साइकिल पर काफ़ी घूमते थे, एक गांव से दूसरे गांव। हालांकि अब हमसे साइकिल नहीं चलाई जाती, इसलिए हम इस बार बाइक पर घूमे। उस दिन हमने तय किया कि हम पास ही के एक जंगल में पार्टी करने जाएंगे, जैसे बचपन में जाते थे। हालांकि इस बार हमने तय किया कि पार्टी हम रात को करेंगे और पूरी रात वहीं पर बिताएंगे, यानी कैंपिंग करेंगे। हमने इस प्लान के बारे में संजय से फ़ोन पर बात की और उसने भी हामी भर दी। फिर हमने बुधवार को ही जाने का फैसला किया। हमने तय किया कि हम दोपहर को जंगल जाएंगे, झरने के पास नहाएंगे और फिर रात को कैंप लगाकर वही खाना बनाएंगे। संजय बुधवार को आने वाला था और उसके आने से पहले ही हम लोगों ने कैंप की सारी तैयारियां कर ली थी। खाना बनाने के लिए लगने वाले बर्तन, गैस का स्टोव, कैंपिंग के लिए लगने वाले टेंट सब ले रखे थे। पंकज के पिता की एक पुरानी कार थी और हम सब लोग उसी से जंगल जाने वाले थे। जब बुधवार को संजय आया तब दोपहर को हम चारों दोस्त पंकज की कार में कैंपिंग का पूरा सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल गांव से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। वहाँ तक जाने के लिए आधे रास्ते तक एक अच्छी सी सड़क थी, लेकिन उसके बाद एक कच्चा रास्ता था जो एक छोटे से आदिवासी कस्बे से होकर गुजरता था। हम काफ़ी सालों बाद उस जंगल में गए थे, तब वहाँ के इलाके के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता था। और जब हम छोटे थे तो जंगल के ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते थे, लेकिन इस बार हमें कैंपिंग करनी थी, इसलिए हमने काफ़ी अंदर तक जाने का फैसला किया। वैसे भी उस जंगल में बाघ जैसे शिकारी जानवर नहीं थे, इसलिए हमें अंदर तक जाने में कोई डर नहीं लग रहा था। विशाल ने गूगल मैप में जंगल का इलाका देख रखा था और उसी मैप में एक तालाब दिखाई दिया और फिर हमने उसी तालाब के पास कैंपिंग करने का फैसला किया। दोपहर के करीब 2 बजे हम जंगल पहुंच गए। आदिवासी कस्बे के पास ही एक झरना था जहां हमने काफ़ी मस्ती की और फिर 4 बजे हम तालाब की ओर चल पड़े। तालाब तक जाने के लिए एक कच्चा रास्ता था, लेकिन वह रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब और पत्थरों से भरा हुआ था। हालांकि पंकज की गाड़ी उन रास्तों पर चलने लायक थी और उसे भी उन रास्तों पर चलाने की आदत थी, इसलिए वहाँ तक पहुँचने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई और करीब आधे घंटे बाद हम वहाँ पहुँच गए। हमने अंदाजे से गूगल मैप के जरिए वो जगह चुनी थी, लेकिन अंदाजे से वहाँ जाने का हमारा निर्णय सही रहा, क्योंकि वह जगह काफ़ी खूबसूरत थी। एक बड़ा सा तालाब था जिसके तीनों ओर बड़े बड़े पहाड़ थे। तालाब के सामने थोड़ा खुला हुआ मैदान था जहाँ पर काफ़ी सारे जंगली फूलों के पौधे थे और आसपास हरे बड़े पेड़ थे। हमने उस खुले मैदान के अंदर गाड़ी पार्क की, टेंट के लिए एक अच्छी सी जगह चुनी और फिर बातें करते हुए वहीं बैठ गए। शाम के लगभग 6 बज रहे थे तब एक चरवाहा वहाँ आया। वह हमें तालाब किनारे देख हमारे पास आया और उसने पूछा, साहब
यहाँ किस लिए आए हो? अरे कुछ नहीं भाई, हम तो यहाँ ऐसे ही टहलने आए हैं, पंकज ने बताया। अच्छा, देखो साहब, सूरज ढलने के बाद यहाँ मत रुकना, थोड़ी खतरनाक जगह है और अंधेरा पड़ने पर भी यहाँ से निकलने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ी देर में ही निकल रहे हैं, पंकज ने उस आदमी से झूठ कह दिया और फिर वो चरवाहा वहाँ से चला गया। हमने कैंपिंग के बारे में उस आदमी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह जंगल एक संरक्षित इलाका था और वहाँ पर रात को रुकने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन लगती थी। अगर वो आदमी फॉरेस्ट ऑफिसर को बता देता तो शायद वो लोग हमें यहाँ से निकाल देते। उस चरवाहे के जाने के बाद जब थोड़ा अंधेरा छाने लगा तब मैंने और संजय ने मिलकर टेंट लगाया और विशाल और पंकज खाना बनाने की तैयारी करने लगे। विशाल मार्केट से चिकन और शराब की कुछ बोतलें लेकर आया हुआ था और हम चारों दोस्तों में सिर्फ विशाल ही ऐसा था जो सबसे अच्छा चिकन बनाता था। जब अच्छा खासा अंधेरा छा गया तब हमने तालाब के किनारे कुछ लकड़ियाँ जलाई और उसके आजू बाजू बैठकर शराब पीते हुए गप्पे लड़ाने लगे और विशाल गैस के स्टोव पर चिकन बना रहा था। उस रात आसमान एकदम साफ था, चांद की रोशनी से तालाब और जंगल के पेड़ पौधे चमक रहे थे, चारों ओर से ठंडी हवा बह रही थी और ऐसे में चिकन की खुशबू हवा में फैली हुई थी। तालाब के किनारे बहती ठंडी हवा में दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते चिकन खाते हुए शराब पीने का मजा ही अलग था। और देखते ही देखते रात के 12 बज गए। चांद पूरी तरह से सिर पर आ चुका था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हमें इतनी ठंड की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पर बर्फ़ गिर रही हो। भरपेट चिकन और शराब के लेने के बाद हमें नींद घेरने लगी और फिर हमने सोने का फैसला किया। हमने एक बड़ा टेंट लगाया था और हम चारों उसी के अंदर सोने चले गए। टेंट के अंदर बाहर के मुकाबले कम ठंड थी और नरम बिस्तर की वजह से कब नींद लग गई पता ही नहीं चला और हम सब लोग गहरी नींद में चले गए। अब कितना समय बीता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अचानक किसी ने मुझे जोर जोर से हिलाते हुए जगाया। मैंने गहरी नींद से उठकर देखा तो विशाल का डरा हुआ चेहरा मेरे सामने था और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने अपनी आंखों को मलते हुए उसकी बात को ध्यान से सुनने लगा। तब मुझे समझ आया कि वो बाहर से आ रही किसी तरह की अजीब सी आवाज़ के बारे में बता रहा था। बाहर से तालाब की ओर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ पानी की थी, जैसे तालाब के अंदर कोई हलचल हो रही हो। उस आवाज़ से पंकज और संतोष भी जाग गए थे। पहले तो हमें लगा कि जंगली जानवर वहाँ पानी पीने आए होंगे, लेकिन जब ध्यान से उस आवाज़ को सुना तो आवाज़ किसी जानवर की पानी पीने की तरह नहीं थी। वो आवाज़ को सुन ऐसा लग रहा था जैसे तालाब के अंदर कोई हलचल हो रही हो। पंकज टेंट में अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने वाला था, लेकिन मैंने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि टॉर्च की रोशनी से हम बाहर जो भी है उसकी नज़र में आ जाएंगे। हमें शिकारी जानवरों का डर नहीं था क्योंकि उस जंगल में कोई शिकारी जानवर नहीं था, लेकिन बाकी जानवर भी हमें चोट पहुंचा सकते थे, इसलिए हम थोड़ा डर गए। हालांकि पंकज ने टेंट के अंदर एक लोहे की रॉड रखी हुई थी जिसे उसने हाथ में पकड़ लिया। फिर संजय ने धीरे से टेंट की चेन खोली और बाहर झांककर देखने लगा और अचानक से डर के मारे पीछे हट गया। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल चुके थे। उसके चेहरे पर डर के भाव नज़र आ रहे थे और वो इतना डर चुका था कि उसने बाहर क्या देखा वो भी उसे बताते नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा आगे आया और मैंने बाहर झांक कर देखा। बाहर चांद की पूरी रोशनी फैली हुई थी और उस रोशनी में कई सारी इंसानों जैसी काली परछाइयाँ तालाब के अंदर से निकलती हुई बाहर की ओर आ रही थी। उन आकृतियों के सिर के ऊपर से एक अजीब तरह का काला कपड़ा लपेटा हुआ था, जिस वजह से उनके चेहरे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हर किसी की आंखें चमक रही थी। यह देख मेरा गला भी सूख गया और मेरी हालत भी
संजय की तरह हो गई। मैंने झट से टेंट की चेन लगा ली और पंकज और विशाल को मैंने बाहर जो देखा वो बताया। मेरी और संजय की बात पर उन दोनों को भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि हमने किसी जंगली जानवरों के झुंड को देख लिया होगा। इसलिए उन्होंने भी टेंट की चेन खोली और बाहर झांक कर देखा, और बाहर का नज़ारा देख वो भी हमारे ही तरह डर गए और उन्होंने टेंट पूरी तरह से बंद कर दिया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर आखिर वो चीज़ है क्या। बस इतना समझ गए कि वो जो कुछ भी है वो इंसान तो नहीं है और ना ही जंगली जानवर। अब हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि टेंट में ही छिप कर रहे या फिर वहाँ से भाग जाए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उन्होंने हमें देख लिया है या नहीं। और तो और आधी रात का समय था और जंगल हमारे लिए अनजान था, तो आखिर हम भाग कर जाते भी कहाँ। हम यही सोच रहे थे कि तभी हमारे टेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई, और जब हमने टेंट को छू कर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे टेंट के ऊपर बर्फ़ की परत चढ़ी हो, इतनी वो ठंडी हो गई थी। और देखते ही देखते कई सारी आकृतियाँ हमारे टेंट के चारों ओर इकट्ठा हो गई। अब वहाँ से भागने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन हम बाहर निकल पाते तभी किसी ने बाहर से टेंट को ही पूरा फाड़ दिया। अब हम पूरी तरह से खुले में आ चुके थे। हमारे सामने कई सारी आकृतियाँ खड़ी थी। काले लिबास के अंदर उनका सड़ा गला चेहरा था, जहाँ से उनके जबड़े की हड्डियाँ नजर आ रही थी। आंखें किसी जानवरों की तरह चमकीली थी और बाकी शरीर पर ना के बराबर चमड़ी थी। वो आकृतियाँ जैसे सड़ी गली मुर्दा लाशें थी। उनके खौफनाक चेहरे देख हमारे गले से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। हम मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी की भी आवाज़ गले से बाहर नहीं आ रही थी। तभी संजय का पैर उन्होंने पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने लगे। संजय ने चिल्लाते हुए हमें पकड़ लिया और हम भी उसे अपनी ओर खींचने लगे, लेकिन तभी पीछे से बाकी मुर्दों ने भी हमें पकड़ लिया और वो भी हमें खींचने लगे। हम एक तरफ से संजय को खींच रहे थे और दूसरी ओर से अपने आप को उन मुर्दों से छुड़ा रहे थे। तभी पंकज ने अपने हाथ में पकड़े हुए रॉड से उन मुर्दों पर वार करने लगा और हम सबको छुड़ाने लगा। धीरे धीरे कर हम सब लोग उन मुर्दों से आज़ाद हो गए। विशाल तेजी से गाड़ी के पास गया और ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गया और चाबी ढूंढने लगा। संजय भी गाड़ी के पास गया और दरवाज़ा खोलकर उसने मुझे और पंकज को गाड़ी के अंदर बैठने को कहा। मैंने पंकज से वहाँ से भागने के लिए कहा, लेकिन वो उन मुर्दों को मारता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। लोहे की रॉड वो उन मुर्दों के सिर पर मारते हुए उन्हें नीचे गिराता जा रहा था, लेकिन मुर्दों पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। वो सिर्फ नीचे गिर रहे थे और फिर से उठकर खड़े हो रहे थे। तभी मेरा ध्यान तालाब की ओर गया और मैंने देखा कि तालाब के अंदर से और भी ज़्यादा मुर्दे बाहर निकल रहे थे। पूरा तालाब जैसे मुर्दों से भर चुका था। मैंने पंकज का ध्यान उस ओर किया और उसने तालाब से निकलते कई सारे मुर्दों को देख भागने का फैसला किया। मैं भागकर गाड़ी के पास पहुंच गया और मेरे पीछे पंकज आ ही रहा था कि तभी गाड़ी के पास भी मुर्दे इकट्ठा हो गए। मैं झट से गाड़ी के अंदर घुस गया, लेकिन मैं दरवाज़ा लगा पाता तब तक एक मुर्दा ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे बाहर खींचने लगा। संजय मुझे अंदर से पकड़े हुए था और मैं अपने दूसरे पैर से उस मुर्दे पर मारते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक दो लात मारकर उस मुर्दे को बाहर फेंक दिया और संजय ने भी गाड़ी का दरवाज़ा लगा लिया। हमारी गाड़ी को कई सारे मुर्दों ने घेर लिया था और वो कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने खून से सने हाथ गाड़ी पर थपथपा रहे थे। हालांकि गाड़ी के अंदर हमें सुरक्षित महसूस हो रहा था, लेकिन तभी हमारे ध्यान में आया कि पंकज गाड़ी तक पहुंचा ही नहीं था। हमने गाड़ी की कांच से बाहर देखा तो पंकज को कई सारे मुर्दों ने घेर लिया था और वो रॉड से उन्हें मारता हुआ अपने आप से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन देखते ही देखते उन सब ने उसे जकड़ लिया और ज़मीन पर गिरा दिया और वो उसे खींचते हुए पानी के अंदर ले जाने लगे।
मैंने विशाल से चिल्लाते हुए कहा कि गाड़ी शुरू करके पंकज के पास चलो, लेकिन उसने बताया कि गाड़ी शुरू नहीं हो सकती क्योंकि गाड़ी की चाबी पंकज के पास ही है। हमारी गाड़ी को लगभग 20 से 25 मुर्दों ने घेर रखा था। अब हम ना तो गाड़ी के बाहर आ सकते और ना ही गाड़ी चला सकते थे। हम लाचारी से पंकज को देख रहे थे। हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन उस काले घने जंगल के अंदर हमारी आवाज़ शायद किसी तक पहुंच ही नहीं रही थी। देखते ही देखते वो मुर्दे हमारे दोस्त पंकज को पानी के अंदर ले गए। बाकी मुर्दे हमारी गाड़ी को घेरे खड़े थे और कांच पर अपना हाथ थपथपा रहे थे। उनके हाथ से निकलते खून से पूरी गाड़ी भर चुकी थी। वो काफ़ी देर तक गाड़ी की कांच को थपथपा रहे थे, लेकिन उनसे कोई कांच नहीं टूट रहा था। हम समझ गए कि उनसे गाड़ी का कांच नहीं टूटेगा और जब तक हम गाड़ी के अंदर हैं सुरक्षित हैं। अगर पंकज सही समय रहते पीछे हट जाता और गाड़ी में बैठ जाता तो शायद वो भी जिंदा बच सकता। हालांकि हमारा दिल तब भी मान रहा था कि पंकज जिंदा हो सकता है और उसी उम्मीद में हम गाड़ी के अंदर से पंकज को आवाज़ लगा रहे थे। काफ़ी समय बाद सारे मुर्दे हमें छोड़ फिर से तालाब के अंदर चले गए। वो समय क्या था हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम सबके मोबाइल वही टेंट के अंदर पड़े हुए थे, लेकिन बाहर उस वक्त भी काफ़ी अंधेरा था। हम काफ़ी देर तक जागते रहे और जब हर तरफ उजाला हो गया, सूरज की किरण ज़मीन पर पड़ने लगी, तब हम गाड़ी से बाहर आए। हम सब ने पंकज को काफ़ी आवाज़ें लगाई, उसे यहाँ वहाँ ढूंढा। हालांकि तालाब तक जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए हम सिर्फ बाहर से ही आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारा फटा हुआ टेंट, बिखरे हुए बर्तन और हर तरफ फैले कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ ही समय बाद वहाँ गाड़ियों की आवाज़ें आने लगी और देखते ही देखते 3-4 गाड़ियाँ वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसमें से कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी तो कुछ प्राइवेट, जिसमें वहाँ के रहने वाले आदिवासी लोग थे। उनके किसी आदमी ने भोर की सुबह हमारे चिल्लाने की आवाज़ को सुना था और फिर वो उन सबको वहाँ लेकर आया था। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से कल रात को घटी सारी बात बताई और ये भी बताया कि हमारा दोस्त तब से गायब है। पहले तो हमें लगा कि उन्हें हमारी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था जैसे इस तालाब के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम है। तब वहाँ के एक आदिवासी ने बताया कि वो तालाब शापित है और इन मुर्दों की गिरफ्त में आया कोई भी व्यक्ति वापस इस दुनिया में नहीं आता। उसने बताया कि तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया को छोड़ उस दूसरी दुनिया में चला गया है और वो भी वही बन गया है। अब हमें इस बात से डर भी लग रहा था और बुरा भी। हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त पंकज को हमेशा के लिए खो दिया था। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे गांव में हमारे साथ जो घटना घटी उसकी खबर फैल गई थी। हालांकि अगले दिन के अखबार में खबर कुछ ऐसी थी। शराब के नशे में जंगल के अंदर पार्टी करने गए 4 दोस्तों में से एक की तालाब में गिरने से मौत। काफ़ी खोजबीन के बाद भी लाश का पता नहीं चला, लेकिन सच हम सब जानते थे। ना तो पंकज शराब के नशे में तालाब में गिरा था और ना ही किसी ने उस तालाब में जाकर उसकी लाश को ढूंढने की कोशिश की थी। किसी ने भी आज तक उस तालाब में जाने की हिम्मत नहीं की। वहाँ के आदिवासी लोगों का कहना था कि उस तालाब के तल में कई सारी लाशें पड़ी हैं जो हर रात को जिंदा होकर बाहर आती है।